नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे टीजीटी कमीशन 2025 के रिगार्डिंग। और ये आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर जैसा भी है, थोड़ा जैसा आपको क्वेश्चन का जो नेचर है वो भी समझ आएगा। हर एक सेक्शन से हम एक एक क्वेश्चन लेंगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिमाचल और जनरल साइंस वगैरह से। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर्स? किन देश इनमें से किन देशों के साथ भारत का सबसे लंबा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है? आपको pretty क्लियर है ये कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि आप बांग्लादेश के साथ हमारा जो सबसे लंबा बॉर्डर है 4096 किलोमीटर है। और बाकी सबसे छोटा जो वो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर का। और हिंदी वर्जन मैप में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये ग्रीन लाइन है, रेड लाइन आपकी चाइना के साथ, ब्लैक जैसी लाइन आपकी ये म्यांमार नेपाल के साथ, देन म्यांमार, बांग्लादेश एंड भूटान। भारत जो है वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन 7 देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और 2 हमारे मैरीटाइम बॉर्डर हैं, जो समुद्री सीमाएं हैं हमारी, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। टोटल मिलाकर के 9 देशों के साथ भारत जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ की बात करें तो भारत जो है वो 5वें लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है हमारा, पीछे हमने डिस्कस किया। और शॉर्टेस्ट जो है आपका अफगानिस्तान के साथ। 7 कंट्रीज के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है। 2 कंट्रीज के साथ, मालदीव्स और श्रीलंका के साथ हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर की लेंथ की बात करें तो सबसे लंबा जो आपका इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर में यूएस और कनाडा का है। दूसरे नंबर पे कजाकिस्तान रशिया का है, तीसरा चिली अर्जेंटीना का, चौथा चाइना मंगोलिया का, और भारत 5वें स्थान पर है। हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो 5th लार्जेस्ट है। ठीक। वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल हमारा सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर लॉन्गेस्ट आईबी शेयर करता है। और नागालैंड सबसे शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान जो हमारे 5 हमारे स्टेट्स यूटीज़ के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। और हम अगर अपनी स्टेट या यूनाइटेड टेरिटरी की बात करें तो उसमें लद्दाख, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश 4 हमारे ऐसे राज्य या संघ शासित प्रदेश हैं जो 3-3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे लद्दाख आपका चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ करता है, सिक्किम आपका नेपाल, चाइना, भूटान के साथ करता है, वेस्ट बंगाल आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश आपका भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। मैप में आप देख सकते हैं। लाइन्स के बारे में बात करें, डिमार्केटिंग लाइन, डिमार्केशन की बात करें तो आपकी रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और डुरंड लाइन के बारे में सुना होगा आपने। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी जो लाइन है उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। चाइना के साथ जो हमारी लाइन है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। और अफगानिस्तान के साथ हमारी जो डिमार्केशन लाइन है उसको हम डुरंड लाइन कहते हैं। आप मैप में देख सकते हैं। मिलिट्री कंट्रोल की बात करें तो हम पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है उसको हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और चाइना के साथ जो हमारी सीमा है उसको हम एलएसी कहते हैं। ये एलओसी हमने कहना जो है इसको आफ्टर द जो प्रोटोकॉल सेट किया कराची एग्रीमेंट 1947 में 49 में, उसके बाद कहते हैं। बाकी जो कंफर्म्ड इंटरनेशनल जो मान्यता वाले बॉर्डर होते हैं उसको लाइन्स होते हैं उसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। और जो हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं उसमें एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी हैं। एसएसबी जो है वो हमारे नेपाल और भूटान को गार्ड करती है। बीएसएफ जो हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश को गार्ड करती है बॉर्डर को। और म्यांमार में आपकी असम राइफल है। और चाइना के साथ आईटीबीपी, इंडिया तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। Who among the following was Amir of Afghanistan when Durand line was demarcated? जब आपकी डुरंड लाइन रेखा खींची गई थी तब उस समय आपका अफगानिस्तान का जो आमिर था वो था अब्दुल रहमान। और अंग्रेज जो वाइस रॉय था आपका वो उस टाइम में हेनरी मोर्टिमर डुरंड था। और उसी के नाम के ऊपर ये रेखा का नाम रखा गया 1892 में। आप देख सकते हैं मैप में कुछ काबुल है, जो मैप है आपका इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, जैसे काबुल है, कंधार है, क्वेटा है, एंड देन आपका मजारी शरीफ वगैरह है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। काबुल आपकी लार्जेस्ट सिटी है अफगानिस्तान की, राइट। और कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान है। कंधार में आपका प्लेन हाईजैक भी हमारा हुआ था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कंधार सेकंड लार्जेस्ट सिटी अफगानिस्तान की, और ये तालिबान मूवमेंट का बर्थ प्लेस भी है, यहाँ से तालिबान मूवमेंट शुरू हुआ। मजारी शरीफ को ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। और नॉर्दर्न अफगानिस्तान की एक मेजर सिटी है ये। क्वेटा जो है वो आपकी
पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, हालाँकि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री थी, अभी बनने वाली है कुछ टाइम में ही, और इसके ऊपर कब्ज़ा किया फालतू में पाकिस्तान ने, जैसा तिब्बत के ऊपर चाइना का है। और ये आपकी बलूचिस्तान जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसकी कैपिटल है क्वेटा, और बलूचिस्तान बहुत रिच मिनरल कंट्री, आपकी कंट्री समझ लो, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है। और ये ट्रेड सेंटर भी है, कंधार के पास में है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के, और यहाँ इनका दोनों का ट्रेड यहाँ से होता है। कंधार हाईजैकिंग 1999 में 24 दिसंबर 1999 में आपकी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC-814 को हाईजैक कर लिया गया आतंकवादियों के द्वारा। ये काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, और इसके अंदर 5 आतंकवादी थे। 7 दिन का इसको कंधार ले गए इस फ्लाइट को, और 7 दिन का नेगोशिएशन हुआ। उसके बाद 154 पैसेंजर को छुड़वाया गया, और उसके बदले में काफ़ी आतंकवादी उनकी मांग के अनुसार जो टेररिस्ट हमने पकड़ के रखे थे उनको छोड़ना पड़ा, जिसमें आपकी मौलाना मसूद अजहर भी एक खूंखार आतंकवादी था। ये हाईजैकिंग जो उसको कंसिडर किया गया कि मेजर सिक्योरिटी लैप्स था ही, और उसके बाद हमारे ये जो आपकी एविएशन एंटी टेरर पॉलिसीज में काफ़ी रिफॉर्म हुए। कौन से साल में आपका पहले इंडिया वर्मा एक ही था, और आपका इंडिया एंड वर्मा का सेक्रेटरी होता था? फिर जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया, तो ये सेक्रेटरी ऑफ बर्मा रह गया, राइट? तो आफ्टर 4 जनवरी 1948 को बर्मा भी आपका संपूर्ण आज़ादी इन्होंने हासिल कर ली, इसके ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर हो गया। इमरजेंसी की बात करें, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये। कितने प्रकार की इमरजेंसीज हैं आपको मालूम है? ये 3 प्रकार की इमरजेंसीज हैं, जिसके बारे में पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका इमरजेंसीज से डील करता है, और उसके प्रोविजन क्या है, कब कब लगेंगी। तो इसमें आपकी एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो कब कब लगती हैं, क्यों लगती हैं, किसका कंट्रोल होता है, क्या सिचुएशन रहती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी है। पहली आपकी नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, और वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, आक्रमण, या आर्म रिबेलियन हो जाए। पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते थे, और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1947 में इसको अमेंड किया गया। और इस सिचुएशन हो तब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है। कब कब इसके की फीचर क्या, आपके प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम करता है। दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं, संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 महीने के अंदर इसका अप्रूवल मिलना चाहिए, और ये 6 महीने तक रह सकती है। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आफ्टर ड्यू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारी पावर सेंटर के पास होती है, और आपके आर्टिकल 19 के तहत हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं। लोकसभा टर्म को हम बढ़ा सकते हैं 1 साल के लिए इसमें, नेशनल इमरजेंसी में। कब कब लगी थी ये? 1962 में इंडो चाइना वार हुआ, तब नेशनल इमरजेंसी लगी। 1971 में आपका इंडो पाक वार हुआ, तब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी। और 75 में इंदिरा गांधी जी ने जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी, जिसको वाइडली आज तक उसका क्रिटिसिज्म होता है। दूसरा होता है आपका प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। ग्राउंड क्या होते हैं उसका? अगर स्टेट, जैसे मान लो इस वक्त आपकी वेस्ट बंगाल और पंजाब मान लीजिए, उसकी सिचुएशन थोड़ी लगता है कि कंट्रोल नहीं रहा है गवर्नमेंट का, मिशनरी का, और इस तरह से अगर गवर्नर रिपोर्ट दे देता है प्रेसिडेंट को कि हालात ठीक नहीं है, तो उस केस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग गवर्नमेंट को चलाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है स्टेट में। कई जगह लगा हुआ, कई बार लगा हुआ, और प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है। दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की इसमें अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर, और इसको बढ़ा सकते हैं हम एवरी 6 मंथ अप टू 3 इयर्स विद कंडीशंस ओनली। और ये कंडीशन ले डाउन की गई आपकी 44वां संवैधानिक संशोधन में जो कंडीशन है। सो इलेक्शन कमीशन होल्डिंग इलेक्शन इन द स्टेट नॉट पॉसिबल इन दिस केस। सो मिसयूज भी काफ़ी होता है इसका क्रिटिसिज्म में पॉलिटिकल पार्टीज। तीसरी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, और ये आज तक लगी नहीं कभी। हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएं, खाने पीने के लिए भुखमंगी स्थिति हो जाए, पैसे के लिए रिजर्व ना बचे कुछ भी, तो उस स्टेट में आप जो नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 के तहत। दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर, और ये कितने टाइम तक भी लगा सकते हैं इसको, अनटिल रिवोक्ड, रिमेन इन फोर्स, नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सारी पावर सेंटर के पास,
और सेंटर जो एडवाइजरी जारी करती है वो आपकी स्टेट को माननी पड़ती है। इसमें सैलरी वगैरह भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिड्यूस हो सकती है। अभी तक ये हिस्ट्री में नहीं लगी। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में हम जब डिटेल में आएंगे तब चर्चा करेंगे फिर इसमें। अगला क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टॉपिक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। इसकी आपके 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है और 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है। एक्चुअल में क्या होता है, पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था और मार्केट जो होती है उसको सरकार कैसे कंट्रोल करती है, 2 तरीके से। एक तरीका होता है आपका फिस्कल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होती है, एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है। सपोज करो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। महंगाई कैसे बढ़ती है, मान लीजिए एक कोई बंदा आलू बेच रहा है और उसके पास 10 किलो आलू हैं और मार्केट में आ जाते हैं 15 लोग और सबको 1-1 किलो आलू चाहिए। तो आलू की डिमांड 15 किलो की, आलू वहाँ पे 10 किलो हैं। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट तो याद कर सकती है कि आलू की सप्लाई बढ़ा, आलू हैं ये सब होते तब सप्लाई बढ़ाते हैं ना। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी खेतों में दोबारा, वो लंबी प्रोसेस है, तो अगले साल के लिए हो सकता है। इमीडिएट क्या किया जा सकता है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इमीडिएट मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के द्वारा इसको कंट्रोल करते। कैसे, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रेगुलेट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं जिसके द्वारा फिर ये जो मनी सप्लाई है मार्केट में उसको कंट्रोल किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। रेपो रेट, मान लीजिए कमर्शियल बैंक में कोई एक बैंक है, सपोज करते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लेते हैं। वो रिजर्व बैंक के पास जाता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा चाहिए 100 करोड़ रुपया शॉर्ट टर्म के लिए और मुझे मैं वापस कर दूंगा। तो ठीक है, आरबीआई कहता है कि 100 करोड़ ले लो, लेकिन इसके ऊपर 6% ब्याज देना पड़ेगा आपको। 6% उधार के ऊपर बैंक ने कमर्शियल बैंक को वो 100 करोड़ रुपए दे दिया, तो उस 6% को कहेंगे हम रेपो रेट। ठीक है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई ये भी कहता है कि भाई 100 करोड़ मेरे से तू ले जा रहा है, यहाँ पे मेरे पास कुछ सिक्योरिटी भी रख जा कुछ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं 20 करोड़ रुपए आपके पास रख जाता हूँ। तो लेकिन वो कहता है स्टेट बैंक की 20 करोड़ के ऊपर मुझे भी वापिस पैसा चाहिए ब्याज में। वो कहता है ठीक है, तूने जो मेरे पास 20 करोड़ रखा उसके ऊपर मैं 4% दे दूंगा, तो मेरे से जो ले जा रहा है उसके ऊपर तुझे 6% देना होगा। ये जो 6% है जिससे कि आपका स्टेट बैंक ने आरबीआई से उधार लिया उसको कहते हैं रेपो रेट। और अपना पैसा जो स्टेट बैंक ने आरबीआई के पास रखा जिसके ऊपर उसको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई से, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये कोई मैं आपको टेक्निकल इकोनॉमिक्स की टर्म में नहीं समझा रहा हूँ, ये मैं आपको कॉमन आम आदमी की भाषा में समझा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है और आपके ऊपर ऊपर से आपके दिमाग से क्वेश्चन ना आने, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्लियर हो गया। अब बैंक ने ये पैसा बांटना, लोन वोन जो भी उसने देना शुरू कर दिया, लोगों के पास पैसा है, लोग मार्केट में गए। अब आरबीआई क्या करता है, मान लीजिए आरबीआई, अब ये जो मैं आपको दोबारा से आलू वाली सिचुएशन को याद करो, कितने लोग आए थे, 15 लोग आए थे आलू लेने के लिए। आलू कितने आपके पास मार्केट में, 10 किलो। या तो आप 5 किलो आलू और लाओ, या तो आप ऐसा मार्केट में पैसा मैनेज करो ताकि 10 ही लोग आपके आलू खरीदने के लिए आए। तो मॉनेटरी, अब आरबीआई क्या करेगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा है ना, तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेपो रेट को बढ़ा करके कर देगा 7%। मान सपोज करो 7 करोड़ जब रेपो रेट की, तो एसबीआई बोलेगा नहीं भाई मुझे 100 करोड़ नहीं चाहिए, महंगा हो गया, मैं तो 60 ही करोड़ लूंगा। आरबीआई ने 60 करोड़ लेकर के आ गया और इसका मतलब बैंक के पास पैसा कम हुआ। तो बैंक में लोगों को लोन वगैरह देना या मार्केट में पैसा कम गया, मार्केट में लोगों के पास पैसा कम गया, लोगों के पास पैसा कम हुआ तो वो मार्केट कम जाएंगे। अब 15 की जगह 10 ही लोग जाएंगे, 10 लोग जाएंगे तो आलू की 10 किलो है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपकी मार्केट को देखते हुए जो मार्केट को रेगुलेट करता है, अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, इस प्रकार से। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल करके इस प्रकार से और भी टूल है आपके, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर है, एसएलआर है, एमएसएफ है, बैंक रेट है वगैरह, उसको हम आगे। तो इस प्रकार से ये जितने भी टूल है जिनको रेगुलेट करके मार्केट को या अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसको गवर्न करता है आरबीआई। ठीक। अब बाकी और टूल्स क्या होते हैं, फिर होता है आपका एक सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई बोलता है एक और टर्म है कि आपके पास टोटल जितना पैसा है उस पैसे का एक पर्टिकुलर अमाउंट जो सेट किया होता है, आप ऑनलाइन देख लेंगे इसको कितना परसेंट चल रहा है आजकल। मान लीजिए आरबीआई ने बोला 24%, ये 24% आपको कैश की फॉर्म में मेरे पास रखना है एज ए बैकअप, सीआरआर की फॉर्म में।
उसको पैसे को बोलेंगे हम कैश रिजर्व रेशियो सीआर। वो अमाउंट जो टोटल बैंक के पास पड़ा है उसका 24% वट एवर, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वो आरबीआई के पास रखता है बैकअप के तौर पर, उसके ऊपर कोई ब्याज व्याज कुछ नहीं मिलता, वो एक किस्म का सेफ्टी होता है, उसको कहते हैं हम सीआरआर। अब मान लो 24% की जगह सीआरआर कर दिया 25%, तो इसका मतलब क्या, बैंक को और पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजर्व बैंक जो है, सॉरी बैंकिंग जो बैंक जो उनके पास पैसा कम हो गया, तो मार्केट में पैसा कम आएगा तो लोग कम जाएंगे, तो आपकी मार्केट डाउन होगी। मतलब समझाई बात, कम आए लोग खरीदारी कम करेंगे, खरीदारी कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम करने के लिए कंपनियां कम लाएंगी, लोगों को हायर करेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो अगर आपसे पूछे कोई कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर कोई अगर बढ़ा देता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है। अगर रेपो रेट रिवर्स रेपो जो भी इसको घटाते हैं तो मार्केट में पैसा ज्यादा आता है, उससे मार्केट बूस्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बढ़ता है उसमें। तो ये जो कनेक्शन है, लिंकेज है, ये आपको समझ आना, समझ कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर क्वेश्चन कैसा भी होगा। उसके बाद सिमिलरली एसएलआर भी ऐसी चीज है। एसएलआर क्या है कि आपके पास एक टर्म होती है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज दो चीजें होती है बैंक की। डिमांड लायबिलिटीज क्या होती है, जो डिमांड करने पर बैंक को देना, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है वो कभी भी निकाल सकते हैं, वो भी डिमांड ही है आप बैंक के लिए। तो फिर आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट है, वो भी डिमांड है। फिर करंट अकाउंट्स हैं बिजनेस वाले, वो भी डिमांड है। तो ये डिमांड लायबिलिटीज है बैंक को, जो बैंक को कभी भी देनी होती है। उसके बाद टाइम लायबिलिटीज क्या होती है, जैसे एफडी है किसी की, आरडी आपकी रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट आपकी, ये जो आपकी होगी टाइम लायबिलिटीज होगी। दोनों को मिला करके टर्म बनती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। मान लीजिए वो 100 करोड़ है, 200 करोड़, 1000 करोड़ जो भी है, उस टोटल जो आपकी एनडीटीएल है, इसका कुछ अमाउंट परसेंटेज के फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या प्रूफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है हर एक बैंक को। वो कितना हो सकता है वो आरबीआई डिसाइड करता है, वो 6%, 7%, 8%, वट एवर इट इज, करंटली क्या है आप लोग चेक कर सकते हैं। तो उस परसेंटेज को, उस रेट को बोलते हैं हम एसएलआर। लिक्विड की फॉर्म में एनडीटीएल का पर्टिकुलर परसेंटेज अपने पास बैंक रखता है, एसएलआर। ठीक है। उसके बाद फिर बैंक रेट वगैरह भी होती है, एमएसएफ भी होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपके ये सारे के सारे जो एसएलआर है आपका, सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनको बोलते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। देन हम आगे जब हम डिटेल में करेंगे तो हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट वगैरह, ये सारी चीजें, क्वालिटेटिव टूल्स वगैरह सारा डिस्कस करेंगे। सो दीज आर दी, इसको हम ये जो डिस्कस किया, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार से आरबीआई जो है वो मार्केट को कंट्रोल करता है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, अगर हम मार्केट में पैसा दें, अब रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कम कर दें तो बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मंदी की स्थिति आ जाए, मार्केट को बूस्ट करना हो, तो बैंक जो है वो लो रेट पर कर्जा दे, लोगों के पास पैसा आएगा तभी वो खरीदारी या प्रोडक्शन होगा, आगे जाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनर मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मार्केट से पैसा खींचना हो, वापस लेना हो, तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एमएस जो भी है इसको बढ़ा दो, तो मार्केट से पैसा वापस आएगा। इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए तब करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे, जो हमने क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की एक कमेटी होती है, उसमें 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर कौन कौन से होते हैं आपके, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट कर। तो ये 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉज रेंसिडिटी इन फूड। आप खाना बनाते हैं वो खराब हो जाता है, स्मेल आती है, सड़ जाता है, वो किसके कारण होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑयल और फैट के साथ रिएक्शन करती है, जिसके कारण आपका जो खाना खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी के कारण रेंसिडिटी होती है आपकी, बासी खाना जैसे बोलते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो पैकिंग फूड होता है आपका डिब्बा बंद, उसमें इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं या गैस यूज की जाती है जो आपकी ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को प्रोहिबिटेड कर, रोके, हवा गैस भर देते हैं उसमें ताकि वो एक इंसुलेशन की स्थिति रहे। चिप्स वगैरह खाते हैं आप लोग, वो पका होता है लेकिन वहां से आपकी ऐसी गैस भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, नाइट्रोजन वगैरह, उसको प्रिजर्वेटिव वगैरह। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंसुलिन।
इसमें से इंसुलिन कौन, हमारा पैनक्रियाज होता है, एक ऑर्गन है हमारा पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में आपके दो प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स आपके थोक में ग्लूकोज पैदा करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और बीटा सेल्स आपका इंसुलिन पैदा करता है, हार्मोन। और इंसुलिन जो होता है वो जितनी शरीर को शुगर होती है उतनी रखता है, बाकी डिजोल्व करता है, न्यूट्रलाइज करता है शुगर को। ठीक है, तो अल्फा सेल जो है वो आपकी ग्लूकोज पैदा करे, ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, एक खाना है वो हमारे शरीर का। और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करके कंट्रोल करता है उस ग्लूकोज की, शुगर बढ़ी ना जाए इतनी कि बंदे की शुगर ही 400 हो जाए, नो, जितने का चाहिए उतना कंट्रोल करके रखता है। ये पैनक्रियाज का काम है। और पैनक्रियाज दो प्रकार के फंक्शन होते हैं इसको, एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम भी पैदा रिलीज करता है, एमाइलेज वगैरह, जिससे खाना पचता है हमारा। और एंडोक्राइन फंक्शन मतलब हार्मोन्स रिलीज करा, जैसे आपके इंसुलिन वगैरह, इसको इंसुलिन कहते हैं। जो आपका डायबिटीज है, तीन प्रकार के डायबिटीज, एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है आपका। दो प्रकार की डायबिटीज है, डायबिटीज फॉर टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज होती है आपकी, ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन के कारण होता है। इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन आपकी बंद हो जाती है और परमानेंटली जो बंदे को इंसुलिन के ऊपर आ जाता है, चिल्ड्रन और यंग बच्चे वगैरह, तो थ्रू आउट लाइफ वो इंसुलिन पे रहता है। टाइप 2 डायबिटीज होती है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, खाने पीने में आपका इंसुलिन जो कम पैदा हो रहा है, या फिर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही बॉडी, थोड़ा बहुत ऑरल मेडिसिन दे करके और कुछ टाइम के लिए इंसुलिन लगा करके फिर वो ठीक हो जाती है। तीसरी डायबिटीज आपकी होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल का मतलब क्या होता है, जो वुमेन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो आपके जो थायराइड और ये शुगर जो उसका फ्लक्चुएट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसको कंट्रोल के लिए उस प्रकार की डायबिटिक जो आपकी होती है उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। और ये आफ्टर प्रेगनेंसी फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। सिम्टम होते हैं डायबिटीज के, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, विजन धुंधला हो जाना, या फिर घावों का जल्दी ना भरना। और कॉम्प्लिकेशंस बहुत क्या होती हैं, लंबे समय तक किसी को डायबिटिक के कंट्रोल में नहीं रहती है वो, नर्वस डैमेज होता है उससे, अधरंग टाइप स्थिति, या फिर आई डैमेज हो जाती है, आंखों की रोशनी जाना, किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट डिजीज या स्ट्रोक टाइप ऑफ सिचुएशन भी आती है। नेक्स्ट वन इज हिमाचल से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति है और इसका एरिया 13,835 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन वाला हमारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट भी, सॉरी। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो है आपका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का था। अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया स्क्रीन के ऊपर आपका, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका 9816504085 165 0 40 85 करके है, उसके ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। आप सबको अच्छे से तैयारियाँ करिए टीजीटी कमीशन के लिए, बेस्ट विशेष। समय आपके पास जितना भी है कम ही होता है वो, आप इसके ऊपर क्वारीज कर सकते हैं। हम लोग 4 जून से रेगुलर क्लास लेंगे, तभी तक तरह से डेमो लेक्चर में देता रहूँगा। अगर आपको लाइव क्लासेस सुबह 5 से 6 होंगे, इसको आपने ज्वाइन करना है तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में डिटेल फीडबैक को आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।